अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इकॉनमी मैटर्स। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और ईरान का तजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इजहार। इस्लामाबाद में पाक ईरान ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के इजलास में अहम फैसले। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तिजारत अवैस लगारी से गुफ्तगू। दिन के औकात में इजाफी बिजली सार्फिन को 6 रुपये फी यूनिट देना चाहते हैं। IMF नहीं मान रहा, कायल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा, रात के औकात में बिजली की लोड शेडिंग करना पड़ रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज की पॉलिसी हतमी मराहिल में है। और स्टेट बैंक ने पेट्रोल पंप्स पर कार्ड से अदायगी पर MDR फीस में नुमाया कमी कर दी। बैंक चार्जेस 3 रुपये से कम करके 1 रुपया फी लीटर तक महदूद कर दिए गए। पेट्रोलियम डीलर्स का खैर मकदम। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो आज 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 76 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो यह 40 पैसे सस्ता हुआ है। बरतानवी पाउंड 49 पैसे कमी के बाद 373 रुपये 19 पैसे पर आ गया है। गोल्ड मार्केट की बात करेंगे। मुल्क में सोने की कीमत में एक दिन बाद फिर मंदी देखी जा रही है। फी तोला 500 रुपये सस्ता हुआ है। कीमत 4,27,936 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम की कीमत में 428 रुपये कमी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको बताएं कि $5 फी ओंस ये सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,055 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे लोड शेडिंग का, अवामी मसले का। मौसम की शिद्दत बढ़ने के साथ ही बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिसके बाद लोड शेडिंग का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। खुसूसन रात के औकात में बिजली की बंदिश तो अब मामूल बन गई है। दिन के औकात में तो सोलर से मिलने वाली बिजली ने बचत की हुई है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो शहरियों के लिए सख्त मौसम में बिजली की बार बार बंदिश से अजियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग का घनचक्कर सुबह तक जारी रहता है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भी एतराफ़ किया कि रात में लोड शेडिंग करना पड़ रही है। कहा, बिजली सरप्लस है, लेकिन सप्लाई मुतासर होने से सूरत-ए-हाल खराब हुई। कतर से LNG कम मिलने से पैदावार में फ़र्क आया और दिन में सोलर की वजह से सहारा मिला है। पावर मिनिस्ट्री ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब पीक पर पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त सिर्फ नागुज़ीर पावर प्लांट्स को चलाया जा रहा है ताकि फ्यूल इंपोर्ट पर ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च ना करना पड़े। दूसरा, महंगे पावर प्लांट चलाने से बिजली के रेट्स भी फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सर्विसेज से चलने वाली बिजली पैदा की जाए। इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले सिर्फ LNG और कोल के पावर प्लांट्स पर निसार किया जा रहा है और फर्नेस ऑयल से चलने वाले बिजली के कारखानों को चलाने से गुरेज किया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखें तो मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस LNG भी महंगी हो गई है। ओगरा ने जुलाई में दरामद की गई LNG की सेल प्राइस में $6.45 फी MMBTU तक इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में इसकी कीमत $25.83 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जिससे मुल्क में बिजली की फी यूनिट कीमत भी बढ़ेगी। ओगरा ज़राए के मुताबिक कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस जुलाई में पाकिस्तान को कतर से मतलूबा सप्लाई नहीं मिल सकी, जिसके बायस इंटरनेशनल मार्केट से 5 कार्गोज महंगे रेट्स पर खरीदे गए ताकि बिजली पैदावार को मुस्तहकम रखा जा सके। एक और अहम मामला कि घरों में लगे सोलर से बिजली के बढ़ती पैदावार ने हुकूमत को पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर किया है, जो अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ जा रही है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी के मुताबिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज की पॉलिसी हतमी मराइल में है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। डिस्कोज में इस हवाले से पायलट मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है। दिन के वक्त में इजाफी बिजली सार्फिन को 6 रुपये यूनिट देना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा, ताकि वो बैटरी में स्टोर कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिस्टम राइज है, लेकिन IMF इस पर नहीं मान रहा है। कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत भी अपने खर्च पूरे करने के लिए पेट्रोलियम लेवी के साथ बिजली बिलों पर इन्हिसार कर रही है। हमेशा की तरह जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बिजली के बिलों से 476 अरब रुपए जमा किए गए। 4 साल के दौरान 1866 अरब रुपए की खती रकम टैक्स की मद में जमा की गई। बिजली बिलों पर टैक्स की शरह को कम करने की बहस के दौरान हम देख रहे हैं कि चेयरमैन FBR ने यह कहा कि अगर बिजली के बिलों पर आए टैक्स कम किए गए तो इस कमी को किसी दूसरी मद में टैक्स लगाकर पूरा करना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक ये बयान FBR की नाअहली की भी दास्तान सुना रहा है कि हम सिर्फ सॉफ्ट टारगेट से ही रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं, यानी कि अपने अवाम से, उन सार्फिन से जो छोटे सार्फिन हैं, असल टैक्स चोरों को हम नहीं पकड़ सकते। आज इस मामले पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। ज़हीर, बहुत शुक्रिया। ज़हीर, आप मुसलसल इस हवाले से हमें अपडेट करते रहते हैं, जो भी हमारे पावर के फैसले इस वक्त हुकूमत में हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त लोड शेडिंग में बहुत इजाफा हो गया है। उन इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है जहां लाइन लॉसेज ना होने के बराबर
हैं और रात के औकात में तो हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। इस वक्त लोड शेडिंग की क्या वजह है, क्या वजूहत सामने आ रही हैं ज़हीर? देखिए, जो दोबारा जो ईरान और जो मशरिक़ वस्ता का कॉन्फ्लिक्ट है, ये जब से शुरू हुआ है तो दोबारा से हमने देखा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। हालांकि जो जहाँ पे लाइन लाइसेंस नहीं है उन फीडर्स में जो लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी गई है, जबकि जहाँ पे लाइन लाइसेंस ज़्यादा हैं वहाँ पे लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक जो इकनॉमिक्स लोड शेडिंग है वो की जाती है। ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान ने 5 LNG कार जो मंगवाए हैं उनसे जो उनका जो रेट लग रहा है, चूँकि जो लॉन्ग टर्म कतर के साथ हमारा एग्रीमेंट था उसके तहत $13 में, और इस वक्त 21 से $23 पर MMBTU पड़ रही है। और उसकी कंजम्पशन कम करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जो 6000 मेगावाट के जो LNG के पावर प्लांट्स हैं उनको सप्लाई ज़रूरत के मुताबिक दी जा रही है और ज़्यादातर लोड मैनेजमेंट की जा रही है। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दूँ कि गुज़श्ता 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है IESCO की जानिब से बाकायदा तौर पर ये अलामिया जारी किया गया कि हमारी जो बिजली की ज़रूरत है वो 1800 मेगावाट है, जबकि दस्तयाब सिर्फ 1500 मेगावाट है। लिहाजा 3 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए लोड मैनेजमेंट की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कास्ट जो महंगी पड़ रही है फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल, उसकी वजह से जो पर यूनिट इस वक्त जो फ्यूल कास्ट है वो भी बढ़ रही है। हुकूमत उस फ्यूल कास्ट को भी रोकना चाह रही है। और तीसरी जो इसमें बड़ी वजह यह आ रही है कि जो इंपोर्टेड इस वक्त फ्यूल है, जो दरामदी फ्यूल है, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बिजली 80 से 90 रुपये पर यूनिट में पड़ रही है। तो हुकूमत की जानिब से अनाउंस तो लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन जो डिस्कोज मेजरमेंट्स ले रही हैं, जो लोड मैनेजमेंट के ले रही हैं मेजरमेंट्स, उसके मुताबिक कई इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में लोड शेडिंग की जा रही है। और दूसरी वजह यह है कि जो इस वक्त पावर सेक्टर का जो इशू है, एक तो हुकूमत ये बता रही है कि सोलर का जो इशू है, दिन के वक्त में जो सोलराइजेशन है उसकी वजह से जब ये दिन के वक्त तो कंजम्पशन कम होती है, लेकिन रात के वक्त जब ये ग्रिड पे से हटते हैं या ग्रिड पे लोग आते हैं तो ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त सिस्टम है उसके इस्तेकाम का भी इशू है। और तीसरी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जो FBR है, सबसे बड़ा इशू इसका ये है कि FBR जो टैक्स रेवेन्यू मेजर्स हैं वो किसी और सेक्टर में जाने के बजाय उसने सिर्फ पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर को टैक्स कलेक्टिंग जो एजेंट है वो बना के रखा हुआ है। हम भी यही बात कर रहे थे कि सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जाता है और यहाँ से अपना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें तमाम फैक्टर्स बताए। इस वक्त लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इस वक्त इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर सैयद फैजान नबी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर तवानाई डॉक्टर आफिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर मईशत शकील अहमद रामे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एनर्जी एक्सपर्ट अरशद H अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शकील रामे साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे जो मिडल ईस्ट में इस वक्त पूरी सूरत हाल बन चुकी है, ऐसा ही लग रहा है कि अब उसी वजह से जो लोड मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो रही है उसकी बड़ी वजह भी इस वक्त मिडल ईस्ट क्राइसिस ही है। क्या समझते हैं आप कि अब तक जो सूरत हाल बनी है उसमें हम ये एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अपने आवाम को नहीं दे पा रहे हैं? देखें, जो एनर्जी से रिलेटेड सवाल हैं ये तो जो आपके साथ एनर्जी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं। मगर हम अगर इकोनॉमिक सिचुएशन की हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें तो इससे पहले जो लोड शेडिंग थी, यानी कि हमारे पास जो बिजली थी मगर लोड शेडिंग हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी? क्या वो जंग की वजह से हो रही थी? हमारा जो कि सही मसला है, मैंने आपको एनर्जी एक्सपर्ट बताएंगे भी, ट्रांसमिशन का है कि हमारी कैपेसिटी तो हमने काफ़ी ज़्यादा पैदा कर ली, मगर हमारी जो ट्रांसमिशन का है वो लाइनें हमारी ठीक नहीं है। एक तो कहीं पर बिछी नहीं है और यहाँ पर भी है तो उनमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के लॉसेस हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। तो ये हम ऑलरेडी ये चीज़ें देख रहे थे। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये थी कि हमें जो कि बताया गया था कि जो IPPs हैं वो हर हालत में देते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्योंकि वो हमसे कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं सारी, क्योंकि वो हम गवर्नमेंट ख़रीदे या ना ख़रीदे वो हमेशा से पूरी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अगर वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं और पेमेंट भी ले रहे हैं तो फिर बिजली क्यों नहीं मिल रही? तो यानी कि जो फंडामेंटल चीज़ है। और अगर हम इसकी जो कि इकनॉमिक की जो हम बात करेंगे कि यानी कि जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस आया हुआ है दोनों इकानमीज़ में, वो तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी, मगर उसकी भी मैं उम्मीद हो चली है कि शायद दोबारा वो नेगोशिएशन टेबल पे आ रही है दोनों पार्टीज़ और उसके बाद यार फिर स्टेबिलिटी आए। मगर हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन सिर्फ इसको क्या कहते हैं कि इससे रिलेटेड नहीं है, हमारी अपनी गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिसको हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप एनर्जी के लोगों से ये बात पूछ सकते हैं।
बिल्कुल, हम गवर्नेंस के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। हाफिज साहब, अब हमेशा की तरह गर्मी की शिद्दत के साथ हम देख रहे हैं मुल्क में जो लोड शेडिंग है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और रात के औकात में खासतौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर ट्रिपिंग के जो वाक़यात हैं वो इससे अलग हैं। अगर हम वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब की स्टेटमेंट देखें कि रात की लोड शेडिंग का एतराफ़ वो कर रहे हैं और इस पर वो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, सबसे पहले तो अवामी सवाल यही है कि आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? बहुत शुक्रिया। मैं अभी बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। अभी जो पहले भी शकील साहब भी फरमा रहे थे कि सिर्फ इसमें जो है ना ये ग्लोबल क्राइसिस वाला एलिमेंट नहीं है, ये हमारे अपने कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जिसमें हमारे गवर्नेंस के कंस्ट्रेंट्स भी हैं और हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और जहाँ तक आपने ट्रिपिंग की बात भी की है वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा ग्रिड जो है ना वो ओवर द ईयर्स हमने ग्रिड जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उस पर हमने कोई कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया कि उसको अपग्रेड किया जाए। सोलर बहुत ज़्यादा आ गया है जिसकी वजह से जाहिर है कि वो दिन के वक्त तो वो ट्रिपिंग के इश्यूज उसकी वजह से भी होते हैं कि जो रिवर्स फ्लो हो रहा है, लेकिन रात के वक्त भी है कि एकदम से जब डिमांड बढ़ती है, पीक डिमांड, और हमारे पास उस लिहाज से, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट जो है कि सब तरफ से सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं, वो ग्लोबल क्राइसिस का भी उसमें एलिमेंट है, उसमें ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स भी हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की साइड के कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और साथ ही साथ जो वो लॉसेस वाला वो तो खैर एक सेपरेट इशू है कि जो हमारी कमर्शियल लोड शेडिंग होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं ना तो उसका एंड रिजल्ट यही है कि इस वक्त जो है वो ट्रिपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी में आपको पता है कि इस दफ़ा क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गया है, बहुत ज़्यादा अभी ह्यूमिड भी चल रहा है। पहले डॉक्टर साहब, इस वक्त जो अवैस लगारी साहब को अगर हम सुने, उन्होंने अभी जो रिसेंटली गुफ्तगू की है कि लोड शेडिंग की सारी जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एलएनजी की जो सप्लाई है ना मिलने पर डाली है। एक तो आप इससे इत्तेफाक करती हैं, वो ये कहते हैं कि जो मतलूबा सप्लाई नहीं मिली उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सूरत-ए-हाल ख़राब हो रही है और हमारे पास अब भी मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। अवैस लगारी ने खुद भी ये कहा है कि बिजली अब भी सरप्लस है, लेकिन उस सरप्लस बिजली का ज़ाहिर है आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वक्त। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा जो है ना, ठीक है वो वाली बात उनकी मैं उससे एग्री भी करूंगी और डिसएग्री सेंस में करूंगी कि हमारे पास जो साउथ में हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे ट्रांसमिशन की जो है ना कैपेसिटी इतनी नहीं है। हमने इतने महंगे महंगे जो है ना वो मटियारी लाहौर वो लगा तो लिए, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से हम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। और जो पुराना भी जो हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम था उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, क्योंकि जो अलाइंड जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो हमने अपग्रेड नहीं किया। तो इस वक्त ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक चीज़ और कि अभी एक और भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो हमारे न्यूक्लियर जो क्लीन फ्यूल भी है और जो रिलायबल फ्यूल भी है उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से वो पावर प्लांट्स चल नहीं रहे हैं। फिर हमारी जो रिलायंस है वो हाइड्रो पे बहुत ज़्यादा है और हाइड्रो का आपको पता है कि वो हम 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते। उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि हाइड्रो की अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, आजकल पानी का इशू नहीं है, लेकिन हाइड्रो के साथ तो जो है वो इरिगेशन की डिमांड जब होती है तब वहाँ से वो वाटर का जो है वो फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ जो है ना वो एलएनजी पे इसका मैं सारा ब्लेम नहीं डालूंगी, इसमें जो है ना ओवरऑल सिस्टम का कसूर ज़्यादा है, ओवरऑल सिस्टम में कसूर है। लेकिन आप साहब जब हम ये देख रहे हैं एलएनजी की बात कर रहे हैं, जैसे जुलाई में भी एलएनजी के 5 कार्गोज जो हैं वो स्पॉट मार्केट से खरीदे गए, जो जाहिर है कतर वाली जो गैस है उससे काफ़ी महंगे भी हैं और ओगरा ने भी एलएनजी की जो सेल प्राइस है उसमें इजाफा किया है। तो ये एक फैक्टर तो है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इजाफा तो हो रहा है बिजली की कीमत में भी। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वो फैक्टर ज़रूर है। और वो जाहिर है कि अब अगर जो पहले हमें 12-13 पर MMBTU की मिल रही थी गैस, अब वो अब चली गई है तकरीबन। अभी जो हमने पिछला जुलाई में लिया था वो शायद 20 और 21 डॉलर पर MMBTU पे वो चले गया था। उसके रेट्स बहुत ऊपर गए हैं, लेकिन उसकी टोटल हमारा जो LNG पे डिपेंडेंस कितनी है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो 22% बनती है LNG की। तो बाकी भी तो हमारे पास कैपेसिटी है ना। मैं LNG के फैक्टर को मैं डिनाई नहीं कर रही, वो फैक्टर जरूर है, लेकिन इस साथ ही साथ ये कह रही हूँ कि ओवरऑल बाकी फैक्टर्स भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। शकील रामी साहब, अगर हम ओवरऑल देखें, जैसा कि अभी आप ही जिक्र कर रहे थे, पॉलिसी मेकिंग और जो हमारी प्लानिंग है ख़ासतौर पर बिजली को लेकर, ज़ाहिर है हम ये बहुत अरसे से देख रहे हैं और अवामी अगर ख़ासतौर पर यहाँ पर बात की जाए, अवाम ये बहुत अरसे से झेल रहे हैं कि जब भी गर्मियों की शिद्दत बढ़ती है हम ऐसी ही लोड शेडिंग देखते हैं। अब इस पर किसी किस्म की कोई प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इस चीज़ से कोई निजात मिल सके अवाम को। देखें, जो हमें इमीडिएट करने की चीज़ है वो तो यही है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे हम ज़रा काम करें, क्योंकि जो हमारे पास बिजली तो मौजूद है और अकॉर्डिंग टू IPPs वो उनके पास भी बड़ी वाफर मकदार में बिजली मौजूद है। तो जो सबसे बड़ा हमारा बोटल नेक है वो यही है आता है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक काफ़ी हद तक आउटडेटेड है
और जो कि बहुत सारी बिजली ऐसी है जहाँ से हम ट्रांसमिट ही नहीं कर पाते। फंडामेंटली हमें इस इशू को सॉल्व करना है। अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस का इशू सॉल्व नहीं करते तो फिर लोग अल्टरनेटिव पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर। लोग सोलर पे जाना शुरू हुए। शुरू में गवर्नमेंट ने भी इसको बड़ा प्रमोट किया, पर अनफॉर्चुनेटली जब लोगों ने काफ़ी हद तक इसको इंस्टॉल कर लिया तो उसी पे ही फिर सोलर पे आप देख ली किस तरह के टैक्स आना शुरू हो गए, जहाँ उसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया। अब इसी में जो हमारा जो फंडामेंटल भी हमें चीज़ चाहिए होगी वो यही है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे काम करें, जो कि हमें शॉर्ट रन में हमें इस पे क्या कहते हैं रिलीफ दे सकती है। लॉन्ग रन में तो हम बात कर सकते हैं जी बिजली सस्ती करनी है तो कैसे करनी है, मतलब हाइड्रो पे कैसे जाना है, न्यूक्लियर पे कैसे जाना है, सब पे कैसे आना है। मगर अभी जो करने की बात है जिससे हम लोड शेडिंग से छुटकारा पा सकें वो यही है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे जल्दी से जल्दी काम करें, जल्दी जल्दी काम कर सकें। डॉक्टर साहब मैं आपकी जाने आऊँगा अभी, क्योंकि हमने देखा कि पावर मिनिस्टर वैस लगारी के मुताबिक दिल में जो सोलर से इजाफी बिजली बन रही है वो इस्तेमाल ना होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि वो ज़ाया हो रही है, और उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कहा जाता है कि जो सार्फिन है उनको 6 रुपये में बिजली का यूनिट दिया जाए। इस तरीके से उसको ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। आपको लगता है ये फिजिबल है और ये ऐसा होना चाहिए? लेकिन ज़ाहिर है फिर IMF इस बात पर नहीं मानता। देखिए, आईएमएफ को तो फिर कायल करना पड़ेगा। फीजेबल बिल्कुल है कि जब तक आप अपना प्राइसिंग सिस्टम चेंज नहीं करेंगे ना, ताकि आपको इस वक्त जरूरत है कि हम जो है ना, अभी सिर्फ हमारे पास सिंगल टैरिफ होता है दिन भर का, और दिन में अगर हमारे पास सस्ती बिजली मिल रही है और सोलर भी वाफिर मिकदार में है, अगर हम इस वक्त तक जो ऑलमोस्ट 54 गीगावाट तकरीबन पैनल जो है हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और 34 गीगावाट तक तो ये कंफर्म पता है कि जो इंस्टॉल भी हो चुका हुआ है, सिस्टम में आ भी चुका है। ठीक है, डायरेक्टली वो सारा नेट मीटरिंग वाला तो कम है, लेकिन बिहाइंड द मीटर काफ़ी ज़्यादा है। और तो उस अगर जो कैपेसिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, जो सस्ती भी है, उसको यूटिलाइज करना है, तो भी हमें अपना टैरिफ को चेंज करना पड़ेगा कि हम दिन का टैरिफ कम करें, ताकि हमारी जो पीक डिमांड है उसको शिफ्ट किया जाए। दिन दिन के वक्त जब बिजली सस्ती मौजूद है, ताकि शाम के वक्त जो लोड पड़ रहा है वो सिस्टम के ऊपर वो कम किया जा सके। तो ये करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जाहिर है ये गवर्नमेंट की पे डिपेंड करता है किस तरह से जरूरी तो है, लेकिन फिर IMF को कन्विंस कैसे किया जाएगा? क्योंकि IMF का जाहिर है फिर ये खदशा होगा कि सब्सिडी दी जाएगी, और इतना सस्ता यूनिट अगर आवाम को दिया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा? नहीं, सब्सिडी तो नहीं दी जाएगी ना। इस वक्त तो सिर्फ टैरिफ को चेंज करने की बात हो रही है, उसमें सब्सिडी कहाँ से आ गई? दिन में अगर सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो वो सस्ती बिजली उसी कीमत पे वो जो है आवाम को पहुंचाई जाए, तो इसमें सब्सिडी तो नहीं आ रही। सब्सिडी तो तब आएगी ना कि उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर उसका बोझ आ रहा हो। गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा जो उसका बोझ नहीं आएगा शाम के वक्त। ठीक है, जब आप एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स चलाएंगे उसकी आप उसी कीमत पे जो है वो शाम के रेट्स बढ़ा दें। शाम के रेट यानी कि ये बिजली तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि ज़ाया हो रही है, और ज़ाया होने से बचाने से बेहतर है कि उसको 6 रुपए यूनिट दे दिया जाए आवाम को, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल 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 सही तो ये हमारे साथ मौजूद है, मॉडल डेवलप करना है और IMF के पास लेकर जाना है। ठीक है, और इस पर IMF को कन्विंस करना है। हमारे साथ मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, और भी हो सकती है जिसपे गवर्नमेंट ने भी, सॉरी आपकी बात काट, एक चीज और इसमें मैं ऐड कर दूं, इस पे गवर्नमेंट भी जो बात आपने शुरू में भी की कि बैटरी स्टोरेज की भी बात हो रही है, उस पे भी यानी जो गवर्नमेंट लेवल यानी ग्रिड लेवल पे अगर बैटरी स्टोरेज की हम बात करेंगे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उससे कॉस्ट फिर बढ़ेगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट भी इस चीज को इनकरेज कर रही है कि जिस तरह सोलर रूफटॉप सोलर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर लेवल पे लगा है, इसी तरह से बैटरीज भी लगाएं। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि आप फिर उनको वो वाला टैरिफ प्रोवाइड करें कि अगर आप शाम में कंज्यूमर अगर कोई बैटरी भी लगाता है और वो उस वक्त वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके रेट भी उसको फिर उसी हिसाब से मिलें, ताकि उसके लिए भी एक इंसेंटिव हो कि वो बैटरी लगाए। शकील रामी साहब का भी कमेंट ले लेते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। शकील रामी साहब, जैसा कि आफिस साहब भी फरमा रही हैं, ज़ाहिर है इस पर IMF को फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि 6 रुपये यूनिट इस वक्त हुकूमत देना चाह रही है, ताकि वो जो बिजली इतनी ज़्यादा ज़ाया हो रही है, बनती भी है लेकिन ज़ाया हो जाती है सोलर की वजह से, तो उसको स्टोर किया जा सके। तो ज़ाहिर है इस पर IMF को कन्विंस करना फिर हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके मुताबिक? शकील रामी साहब। एक मिनट, अच्छा, हमने देखे रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि जब तो बड़े लोगों के कुछ यानी कि आपने कंसेशंस देनी होती हैं या मराहत बढ़ानी होती हैं, चीज़ें करनी होती हैं, उस वक्त IMF जो राज़ी होती है। और यहाँ पर बात आती है कि हमने आम आदमी को रिलीफ देना है, यहाँ हमने कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पैदा करनी है, इकनॉमिक एक्टिविटी पैदा करनी है, जिससे लोगों की लाइवलीहुड्स भी पैदा हो सकें। तो उन तमाम चीज़ों पे आके IMF अड़ जाती है।
ये एक ऐसी पैराडॉक्स है जिसको मैं तो नहीं अभी तक समझ पा रहा। अगर आप में से कुछ समझता है तो वो मुझे भी समझा दे कि जो काम नहीं करना, जो उसको कहते हो जी आईएमएफ नहीं करने दे रही, जो करना है वो कर रहे हैं। अगर आईएमएफ नहीं करना दे रही तो ये पॉइंट बड़ा वाजी होता है कि जो ग्लोबली आईएमएफ के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आईएमएफ किसी मुल्क की इकनॉमिक तरक्की की ज़ामन नहीं होती, ना उसमें वो इंजेक्ट करती है। वो सिर्फ इंटरेस्टेड होती है कि मेरी इकानमी मेरे पंजे में रहे और मुझसे कर्ज लेते रहे, क्योंकि बैंक दूसरे बैंक का वो अपने क्लाइंट ढूंढते हैं। इसी तरह एक आईएमएफ जो है कि ग्लोबल लेवल पे अपने क्लाइंट ढूंढती है, और जो उसको क्लाइंट मिल जाता है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं शिकंजों से ना निकल सके। मुझे तो यही बात समझ आती है कि ये यहाँ तो गवर्नमेंट की अपनी विलिंगनेस नहीं है, यहाँ फिर आईएमएफ का ये यानी कि वही बात जो मैंने पहले बार कर रहा था कि वो जो चाहते हैं कि हालात यूं के तूं रहें। या यही जो बात एक और भी होती है कंस्पिरेसी थ्योरीज में कि जो वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल मालियाती अदारे हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में क्यास पैदा किया जाए, या उसी एजेंडे पे काम कर रही है। सही, शकील रामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इकॉनमी मैटर्स में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एडवाइज़र पावर डिवीजन सैयद फैज़ान अली साहब। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन अक्सर फैज़ान साहब दूर करते हैं। फैज़ान साहब, आज भी सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस वक्त जो लोड शेडिंग हम मुल्क में देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसके पीछे अहम फैक्टर्स क्या हैं? जी, इसमें देखिए बेसिकली अहम फैक्टर तो आप बारिश का मौसम है। बहुत दफ़ा मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ हिस्सों में ममालिक के मुल्क के बारिश हो रही होती है, उसकी वजह से कुछ फॉल्ट आ जाते हैं जिनको हमारा जो अमला है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का वो इसी में लगा होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल उस फॉल्ट की रेक्टिफिकेशन की जा सके। उसके अलावा कुछ इसमें ये भी है कि जो कि गैस की कुछ हद तक शॉर्टेज थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश की वजह से थी, जिसको अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। तो आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि इसमें खातिर ख्वाह कमी होगी। और ये इस वजह से है क्योंकि स्पॉट मार्केट की तरफ हम गए थे तो बिजली महंगी भी हो रही है, और यही हम फैक्टर्स में देख रहे हैं। जी, स्पॉट मार्केट से अगर आप परचेज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बिजली आपको थोड़ी सी महंगी प्राइस पड़ती है, लेकिन एक अच्छी खुशाइन खबर ये है कि जो कतर के जो हमारा जो सप्लायर है उसने फोर्स मेजोर अब वापस ले ली है, और होपफुली अब आप देखिएगा कि फ्यूचर में कार्गोज जो हमारा उनके लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट है उनके साथ, तो वहाँ से एनर्जी सप्लाई का एग्रीमेंट है, वो वहाँ से हमारे कार्गोज आते रहेंगे। इस महीने भी एक कार्गो हमारे पास आ चुका है। अच्छा फैज़ान साहब, अभी आपने फरमाया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अभी आपने फरमाया कि ये बारिश की वजह से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। क्या ये बारिशों के सीजन के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा? बिल्कुल जी, अगर आप देखिए आज से 1-2 महीने पहले बिल्कुल ऐसे कोई सिचुएशन नहीं थी, लोड शेडिंग पे बिल्कुल कमी थी। तो ये नॉर्मली होता ही है कि ये अगस्त सितंबर के महीने में ज़रा फॉल्ट्स इस तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं हवाओं की चलने की वजह से कुछ बिजली के खंभों भी मुतासर होते हैं। लेकिन हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक बनाई हुई है और उसको एक टाइमलाइन दी हुई है कि विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ आवर्स उसके अंदर आपने उस फॉल्ट को डिटेक्ट भी करना और रेक्टिफाई भी करना है। लेकिन फैज़ान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी हमारे रिपोर्टर इसको रिपोर्ट कर रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रहा है बाकायदा तौर पर कि 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये लोड मैनेजमेंट लोड शेडिंग ही हो रही है, ये बारिश की वजह से नहीं है? फिर इतनी एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे कैसे हो रही है कि 1 घंटे के हम देख रहे हैं कि गैप के बाद फिर 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती? जी, जैसे मैंने आपको एक तो फैक्टर है जो कि आपकी बारिशों का फैक्टर है, एक और फैक्टर जो मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया था कि चूंकि गैस की सप्लाई कमी है और ये पीक डिमांड का सीजन है, तो उसकी वजह से आपको शाम के टाइम या रात के औकात कार में आपको कमी का कभी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आपको वक्त लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुके हैं फैज़ान साहब, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का, अभी हमारे जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस का भी जिक्र कर रहे थे, उसके कोई इश्यूज नहीं है इस वक्त हमारे? जी नहीं, ट्रांसमिशन लाइंस के तो उसी वक्त इशू होते हैं जब कोई फॉल्ट आता है, और फॉल्ट के आने की वजह यही होती है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई किसी न किसी की किस्म की खराबी हो, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई बारिश है या शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई किसी किस्म के कोई दरख्त या वो उसके साथ लगता है, तो तभी उसी सूरत में उसके फॉल्ट अकर करता है, अदरवाइज तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
फैजान साहब, हमारे नाज़रीन को एक अच्छी खबर आप ये दे दें कि अभी जब बारिशें ख़त्म होंगी तो उसके बाद किसी किस्म की लोड शेडिंग हम नहीं देख रहे होंगे, या बहुत कमी आ जाएगी लोड शेडिंग में? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, खातिर-ख्वाह आप देखिएगा, खातिर-ख्वाह कमी आएगी और फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड अब जैसे ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि जंग की बंदिश है, तो आप देखिएगा कि कार्गोज़ भी वहाँ से आने लग जाएंगे, तो होपफुली ये जो सारा मामला है ये काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा और लोड शेडिंग में खातिर-ख्वाह कमी होगी। ठीक है, कुछ और डिस्कशंस भी हो रही हैं फैजान साहब। पावर मिनिस्टर अवैस लगारी के मुताबिक इस वक्त ये देखा जा रहा है कि दिन में जो सोलर से इजाफी बिजली बन रही है, जो इस्तेमाल ना होने के बाद ज़ाया हो रही है, तो सार्फिन को 6 रुपये यूनिट बिजली वो देना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ताकि वो जो बैटरी में स्टोर ये की जा सके। लेकिन IMF इस पर नहीं मान रहा। एक तो ज़ाहिर है उसकी क्या वजूहत हैं वो भी आप हमसे शेयर कीजिएगा। फिर बिजली ज़ाया करने से बेहतर ये नहीं है कि कम से कम पैसों में ये नेशनल ग्रिड के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि कम से कम पैसों में दे दी जाए सार्फिन को? जी, देखें, पूरी दुनिया में होता ये है कि जब आपके पास दिन के टाइम पे दिन के औकात में बिजली ज़्यादा होती है, तो वो आप फीडबैक करते हैं और फिर रात के टाइम उसको पुल बैक करते हैं। तो जब आपके पास दिन में टाइम बिजली ज़्यादा है, तो आप उसका टैरिफ कम कर सकते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खपत करें। और इसी तरीके से एक और हल इसका ये भी है कि आप रात के टाइम लोगों को जो ग्रिड में डालने का रेट है, वो आप ज़्यादा कर दें, ताकि जो लोगों के पास बैटरीज में दिन के टाइम स्टोर करके और रात के टाइम वो वापस ग्रिड में डालें। तो उससे होता ये है कि आपकी जो पीक डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पीकिंग पावर प्लांट्स नहीं लगाने पड़ते, जो कि दिन रात के टाइम तो इस्तेमाल होते हैं लेकिन दिन के टाइम आइडल पड़े होते हैं, तो उससे टैरिफ ऊपर जाता है। तो ये प्रपोजल पे एक काम हो रहा था, लेकिन उसको IMF अभी उसके अंडर रिव्यू है और वो शायद उनका ये ख्याल है कि इससे बोझ एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे या एक सारिफ का दूसरे सारिफ पे पड़ेगा। लेकिन अभी वो मामला चल रहे हैं, होपफुली इस पे मजीद जब IMF को कन्विंस कर लिया जाएगा इस बात पर फैजान साहब। उम्मीद है कि जी इस पे फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अब डॉक्टर आफिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैजान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहिए। जैसा कि आफिया साहब फैजान साहब बता रहे हैं, जब हम लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं, इससे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि ये बारिशों की सीज़न की वजह से हो रहे हैं और हमारे कोई ऐसे मसाइल नहीं। आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखिए, बारिशों की वजह से वो जो ट्रिपिंग वगैरह के इश्यूज हैं वो तो होते हैं, लेकिन जैसे आपने खुद भी अभी मेंशन कर दिया, एक दो घंटे वाली चीज़, वो इन्होंने फैजान साहब ने भी बता दिया कि वो RLNG की कमी की वजह से है और ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से शायद वो वाले प्लांट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाता, या वो फ्यूल की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, वो ज़रूर फैक्टर है। लेकिन बारिशों की वजह से ट्रिपिंग हो जाना या कुछ इलाकों में जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है लेकिन एक स्टैंडर्ड पैटर्न होना, वो थोड़ा सा जो है ना, वो दूसरी वजूहत ज़्यादा हैं उसमें। वो सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं हो सकता। वो सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हो सकता। कमिंग बैक टू द पॉइंट फैजान साहब, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, IMF वाली बात आप कर रहे थे, और जाहिर है जब हम स्टोरेज की तरफ जाते हैं, डिस्कोर्स में पायलट मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है। ज़रा एक तो इस हवाले से बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि उससे फिर हम जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल करने में कामयाब होंगे? जी, देखें, जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी को आपने ट्राई करना होता है तो आपने पहले पायलट की मंजूरी देनी होती है। तो एक फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की कमेटी बनाई है और वो कमेटी के अंडर पे टेक्निकल और रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए हैं, जो रेगुलेशंस को भी देख रहे हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की इंकरेजमेंट के लिए क्या रेगुलेशंस में चेंजेस या तब्दीली आनी चाहिए, और इसी तरीके से टेक्निकली वो कहाँ लग सकते हैं, उसका साइज क्या हो सकता है। तो इसके हवाले से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक दो जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो तकनीकी वजूहात की बेसिस पे आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वहाँ लगा सकते हैं। उसमें फिर यही है कि जो रिवर्स पावर फ्लो, जो सुबह के टाइम, दिन के टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा बिजली होती है, उसको स्टोर कर लिया जाए, और रात के टाइम जब सारे वापस आता है उस ग्रिड के ऊपर तो वो ओवरलोड करता है उस ट्रांसफार्मर को, तो वहाँ आप उस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को डिस्चार्ज करके उनके साथ उसको एक बेहतर तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और फैजान साहब, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या जो BESS है, इस पर कितनी लागत आएगी, ये कितना महंगा पड़ेगा, और कोई दुनिया की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कोई दीगर ममालिक में भी इस हवाले से प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं? जी, देखें, बहुत सारे ममालिक में ये ऑलरेडी हो चुका है। आप USA की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वहाँ एक अब कॉमन चीज़ हो गई है। बल्कि चाइना जो हमारा हमसाया ममालिक है, वहाँ भी खातिर ख्वाह गीगावाट्स में ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लग चुका हुआ है। अब जहाँ तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है, प्राइस भी दिन ब दिन इसकी कम आती जा रही है। तो इस वक्त तकरीबन कोई $220 से $250 पर किलोवाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के आसपास लग रही है। तो वहाँ से आप ये मजीद अभी कमी आती जाएगी,
ये जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ये टोटल कंप्लीट एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है, जब आपने एक उसमें ईपीसी और हर किस्म की उसमें सिविल वर्क सारी चीजें शामिल करके जो कॉस्ट है। वरना जो अगर खाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कॉस्ट है वो तो उससे भी काफी हद तक कम है। तो ये एक अब इस वक्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनती जा रही है जो कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकल है, टेक्निकली फिजिबल है, और एक ऐसी रियलिटी बन रही है जो कि आप देख रहे हैं कि घरों में भी लोग खुद ब खुद लगा रहे हैं। तो ये ग्रिड लेवल पे भी हमें इनकरेज करना चाहिए, और जो ग्रिड की इंस्टेबिलिटी है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं तकनीकी बुनियादों पे उसको बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से चलाने की, तो वो एक रियलिटी बनती जा रही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, और उसी के हवाले से पावर डिवीजन इस पे काम कर रहा है। पावर डिवीजन काम करिए, इसका बोझ आवाम पर तो नहीं आएगा। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। फैजान साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। फैजान साहब मैं आपकी जाने आऊँगा। फैजान साहब, क्योंकि ब्रेक से पहले आप ये जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब इसकी कॉस्ट का जिक्र आपने किया तो एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अवाम बिजली के बिल में पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, सरचार्जेस हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स अदा कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जब आएगा, ज़ाहिर है वैसे तो ये आप जैसे बता रहे हैं बहुत बेहतरी होगी इसमें, लेकिन ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इसका बोझ भी फिर अवाम पर ही पड़ेगा अल्टीमेटली। देखिए, अवाम तो इस वक्त खुद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगा रही है, ठीक है, तो बोझ तो नहीं है। अवाम तो अपनी कहीं आप इसको लगा रही है, बल्कि अपने फायदे के लिए लगा रही है इसको। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि गुज़िश्ता को 30 माह में कुछ 6000 मेगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो कि 90% उसमें रेजिडेंशियल ही है। तो अवाम तो इसका बखूबी फायदा उठा रही है। जहां तक कि ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का ताल्लुक है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के इसके यूज केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रिड ओवरलोड हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अब लगा लें, या फिर आप एक और नया ग्रिड बना लें। तो वो थोड़ा सा उसको डेफर कर लेता है। तो इस तरीके से ये फिर हम वेन ऑप्शन करेंगे कि कौन सी इस वक्त मौसर तरीका है, बैटरी को लगाएं या एक और ग्रिड बनाएं, और वहां से फिर इन क्रूशियल डिसीजंस के थ्रू जिससे अवाम को फायदा होगा, जिससे टैरिफ कम से कम बढ़ेगा, उसका फिर हम डिसीजन लेके और उस चीज की तरफ उस ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आफिया साहबा, लास्ट वीक में वक्त भी थोड़ा कम है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर हम देखें हुकूमत अपने जो खर्च है वो पूरे करने के लिए जो पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ बिजली बिलों पर इन्हिसार इस वक्त करती हमें दिखाई देती है। गुज़श्ता माली साल का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसके दौरान ही बिजली बिलों से 476 अरब रुपये जमा किए गए। अभी हमारे रिपोर्टर भी इस हवाले से बता रहे थे 4 साल के दौरान भी 1866 अरब रुपये की खती रकम जो है वो टैक्स की मद में ली गई। ये जस्टिफाइबल है आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में तो हम बहुत अरसे से लिख भी रहे हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ फोरम्स में बात भी की जाती है कि आप वही वाली जो आपने भी शुरू में कहा कि सॉफ्ट टारगेट्स हैं, यहाँ आसानी से जो है ना टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे एफबीआर की जो है ना नाअहली जाहिर होती है कि वो जहाँ से उन्हें टैक्स कलेक्ट होना चाहिए उन सोर्सेज की तरफ वो नहीं जा रहे, लेकिन जो आसान टारगेट्स हैं उनको ही बार बार फोकस किया जाता है। जिसी तरह वो लेवी का भी जो है वो टारगेट अब बढ़ा दिया गया कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसका इतने % इंक्रीज कर दिया जाएगा। IMF भी फिर उन्हीं चीज़ों को, IMF को भी जाहिर है उसने तो रेवेन्यू जनरेशन की तरफ फोकस करना है, वो भी चाहता है कि रेवेन्यू जनरेट हो जाए, कहीं से भी जनरेट हो जाए। तो वो सॉफ्ट टारगेट्स ही को बार बार जो है ना अप्रोच किया जाता है, और ये जस्टिफाइबल कहीं से भी नहीं है। और ये एफबीआर की जो है नाअहली है ना, उसको ही हाईलाइट बार बार किया जाता है कि जिन एरियाज, जिन सेक्टर्स को फोकस करने की ज़रूरत है, जिन लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है जो नहीं पे कर रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन बेचारा जो कंज्यूमर ऑलरेडी पिस रहा है, आप उसी को जो है ना मजीद बोझ डाली जाते हैं। और आफिया साहब, चेयरमैन एफबीआर ये खुद कह रहे हैं कि अगर बिजली के बिलों पर आय टैक्स कम किए गए तो उसकी कमी किसी दूसरी मद में टैक्स लगाकर पूरी करना पड़ेगी। तो ये तो आसान अल्फाज हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हम सॉफ्ट टारगेट से ही पूरा करेंगे अपना रेवेन्यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद ही इस बात को एग्री जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो है बाकी जगहों से वो शायद नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में वो यही कहना चाह रहे हैं कि वहां से वो नहीं कर सकते, तो जहां से वो कर सकते हैं आसानी के साथ, तो उन्हीं को ही वो टारगेट करेंगे, यानी कि सॉफ्ट टारगेट को टारगेट किया जाएगा। सैयद फैजान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आफिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया। हमारा शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।